नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से। और अभी आप सभी को 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट 75I में अभी भारत के पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन के अंदर भारत KSS-3 सबमरीन को कंसिडर कर सकता है और रेगुलर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, या फिर रिसेंटली जर्मनी की तरफ से दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर जर्मनी सबमरीन जो है भारत खरीद सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्रोजेक्ट 75I टेंडर जो है इसका जो बजट है वो काफी बढ़ जाएगा। अब इनिशियली इसके लिए 2019 में जो बजट को एलोकेट किया गया था वो करीब $5 बिलियन के आसपास एलोकेट किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट 75 के मुकाबले लगभग $1.25 बिलियन के आसपास ज्यादा होने वाला था। अब इसका एक कारण ये भी था कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ महंगा होता रहता है और जो सबमरीन अभी खरीदे जाने वाले थे ये अभी मॉडर्न AIP सबमरीन होने वाले थे, जिनका डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्ट 75 में खरीदे गए स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन के मुकाबले काफ़ी बड़े होने वाले थे। और इसमें भारत जिन सबमरीन को खरीदने की प्लानिंग कर रहा था उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 3000 टन के आसपास भी हो सकता है, जबकि कलवरी क्लास के सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 1800 टन के आसपास की है। अब यहाँ पर एस्टिमेट किया गया कि अगर भारत जर्मनी के साथ उनकी टाइप 214 क्लास की सबमरीन के साथ जाता है या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन करता है तो ये डील भारत को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, जो कि $8 बिलियन के आसपास हो सकता है। बाकी अगर साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन की बात करें तो इनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 3000 टन के आसपास होने वाला है, लेकिन इनकी कॉस्ट जर्मनी के सबमरीन के मुकाबले थोड़े कम रहने वाले। और उम्मीद किया जाता है अगर इनको भारत में बनाया जाता है तो इनकी यूनिट कॉस्ट $1 बिलियन के आसपास होने वाली है। और ऐसे कंडीशन में हमें प्रोजेक्ट 75I में ओवरऑल करीब 6 से $8 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, जो कि हमारी बजट से करीब 1 से 3 बिलियन के आसपास ज़्यादा हो सकता है। अगला अपडेट क्रूज मिसाइल की तरफ से। और भारत की सबसे कैपेबल क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है। और भारत के पास एक ही ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है और डिलीवर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बस एक ही बार में एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसी वजह से कई बार ये कहा गया था कि जिस तरीके से चाइना की तरफ से अपनी H-6 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे भी भारत को बॉम्बर्स को एक्वायर करना चाहिए जो कि एक बार में एक से ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। और खास करके अभी जो कोप इंडिया एक्सरसाइज चल रहा है इसमें यूनाइटेड स्टेट की B-1 लैंसर एयरक्राफ्ट को भी देखने के बाद फिर से बॉम्बर्स को एक्वायर करने की बात सामने आने लगा है। और अभी यूएस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भले ही भारत की तरफ से आज तक लॉन्ग रेंज की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को खरीदा नहीं गया था और ना ही इनको ऑपरेट किया गया था, लेकिन अभी भारत को ऐसे बॉम्बर की जरूरत पड़ सकता है जिनको भारत बॉम्बर के तौर पर नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब नॉर्मली अभी हमारे जितने भी फाइटर जेट मौजूद है उनमें से सिर्फ सुखोई अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। और हमारे पास बस 42 ऐसे सुखोई मौजूद है जिनको ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया। लेकिन अगर लार्जर स्केल में लड़ाई होता है तो वहां पर शायद ये कम पड़ सकते हैं। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट को लगता है कि भारत को भी एक मिसाइल कैरियर की जरूरत पड़ सकता है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक बॉम्बर्स की नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी C-17 की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे आगे चल के सभी C-17 ऑपरेटर को ऑफर किया जाएगा। और इससे सभी C-17 से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बदले एक मिसाइल कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। और यूएस के प्लान के मुताबिक हर एक C-17 में वो करीब 32 के आसपास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि काफी लंबी दूरी से स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी JSS-M-ER मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन भारत चाहे तो वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट है इसको इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अपनी LR-LSAM जैसे मिसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम अभी यूएस की तरफ से डेवलप किया जा रहा है एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होने वाला है जो कि किसी भी तरीके की मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो C-17 एयरक्राफ्ट से हम लोग एक ही बार में 32 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल या फिर LR-LSAM जैसे मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जो कि के लिए कंप्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए खतरा बन सकता है। अगला अपडेट रिसेंटली कुछ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पर किए गए साइबर अटैक्स को लेकर। रिसेंटली नागपुर एक कंपनी सोलर ग्रुप जो कि TOD के साथ DRDO की तरफ से डेवलप किए गए कई डिफेंस सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी और इनको इंडियन आर्म फोर्सेस को सप्लाई भी कर रही थी। तो पिछले कुछ महीनों में इनके ऊपर साइबर अटैक होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इनके पास मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर या डार्क वेब में बिकते हुए पाए गए थे। इसको लेके बेंगलुरु की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया था कि ये साइबर अटैक सोलर ग्रुप पर किया गया था और इसमें काफी सारे सेंसिटिव डाटा लीक हो चुके जिसको आगे चल के मिसयूज किया जा सकता है और भारत के जो डिफेंस सिस्टम है या जिनको अभी डेवलप किया जा रहा है उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके बाद इस पर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया गया था और इसे ये पता चलने की उम्मीद किया जा रहा है कि जो साइबर अटैक हुआ था उसका एक्चुअल सोर्स क्या था और किस चैनल की मदद से इनको इनिशिएट किया गया था। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने आप किसी भी सर्वर को हैक कर लिया जाए। जो अटैकर थे वो किसी ना किसी रास्ते के जरिए उस सर्वर में एंटर किए होंगे और उसके बाद अपना काम किया होगा। तो अभी उसका पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।